प्रदीप्ति। आज हम प्रदीप्ति के बारे में जानेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर कम आवृत्ति के प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। प्रकाश को उत्सर्जित करने की घटना को हम प्रदीप्ति कहते हैं। प्रदीप्ति को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में समझना होगा। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य से हम तक जो प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं, उनकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिनकी तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच होती है। इसे ही हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। प्रकाश हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो वह उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब हम प्रदीप्ति के बारे में जानते हैं। प्रदीप्ति किसी तल पर उस तल के लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। प्रदीप्ति को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम उसका सूत्र देखें तो कैपिटल ई = F/A। F क्या है? यहाँ पर होता है F प्रदीप्ति फ्लक्स और A तल का क्षेत्रफल। प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स, ल्यूमेन पर वर्ग मीटर, मीटर कैंडल। अगर हम लक्स और ल्यूमेन पर वर्ग मीटर के मध्य का संबंध जाने तो वह होता है 1 लक्स = 1 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर। अब हम आगे देखते हैं प्रदीप्ति से संबंधित कुछ पद और उनकी परिभाषाएं, जिनमें पहला है प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। इसे कैपिटल F से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। इसी तरह अगला जो पद है वो होता है ठोस कोण। तो अब इसे समझते हैं। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बनने वाला आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है तथा इसका अधिकतम मान 4π हो सकता है। अगर इसे सूत्र के रूप में जाने तो क्या होगा? एक ठोस कोण बराबर गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास का वर्ग। अगली जो परिभाषा है वो है प्रदीप्ति तीव्रता। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण पर विकिरित प्रदीप्ति फ्लक्स प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में जो प्रदीप्ति फ्लक्स विकिरित होता है, केवल उसी को हम प्रदीप्ति तीव्रता कह सकते हैं। इसे I से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट जो पद है हमारे पास वो है प्रदीप्ति दक्षता। किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई विद्युत शक्ति के अनुपात को हम प्रदीप्ति दक्षता कहते हैं। प्रदीप्ति दक्षता का अगर सूत्र देखें तो प्रदीप्ति दक्षता होता है आउटपुट फ्लक्स ल्यूमेन में बटे इनपुट विद्युत शक्ति वॉट में, और प्रदीप्ति दक्षता को सदैव परसेंटेज में दर्शाया जाता है। अगली जो परिभाषा है वो है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजर रहा होता है तो उसका कुछ अंश उस माध्यम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो उस अवशोषित प्रकाश की मात्रा को दर्शाने के लिए हम अवशोषण गुणांक पढ़ते हैं, जो होता है अवशोषण गुणांक अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। अवशोषित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश के अनुपात को ही हम अवशोषण गुणांक कहते हैं।
इसी के समान परावर्तन गुणांक, जब किसी माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है तो उससे कुछ अंश प्रकाश का परावर्तित हो जाता है, तो उसे नापने के लिए हम परावर्तन गुणांक पढ़ते हैं। परावर्तन गुणांक होता है परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश के अनुपात को ही परावर्तन गुणांक कहते हैं। अगर इसका सूत्र देखें तो परावर्तन गुणांक बराबर परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश होता है। आगे हम प्रदीप्ति के नियम के बारे में देखेंगे। प्रदीप्ति से संबंधित दो नियम होते हैं, व्युत्क्रम-वर्ग का नियम और लैम्बर्ट का कोज्या नियम। व्युत्क्रम-वर्ग का नियम में हम पढ़ते हैं, किसी सतह पर प्रदीप्ति प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जिसे अगर सूत्र में प्रदर्शित करना हो तो वो होगा E समानुपाती I के और E व्युत्क्रमानुपाती D स्क्वायर के, जहाँ पर I जो है प्रदीप्ति तीव्रता को प्रदर्शित करता है और D जो है वो प्रकाश स्रोत से दूरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो नियम होता है वह होता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। लैम्बर्ट का कोज्या नियम क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण के कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसे सूत्र के रूप में देखें तो होगा E समानुपाती cos थीटा। यहाँ पर E जो है वह होता है प्रदीप्ति और थीटा जो है वह होता है बनने वाला कोण। आगे हम देखते हैं प्रदीप्ति व्यवस्था के प्रकार। प्रदीप्ति व्यवस्था के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, जो कि उपयोग किए जाने वाले लैंप तथा उससे उत्सर्जित प्रकाश पर निर्भर करता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, पहला जो हमारा प्रकार है वह है प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था का चित्र अगर देखें तो इसका जो परावर्तक है वह V आकार का होता है तथा इसमें से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वह नीचे की ओर हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं कि जब प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था का उपयोग किया जाता है तो उसमें जो लैंप होते हैं उनका 90% प्रकाश सीधे नीचे की ओर जाता है, केवल 10% प्रकाश ही इधर उधर फैल पाता है। इस विधि का उपयोग घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। अगली जो प्रकाश व्यवस्था का प्रकार है वह है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। अगर अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था का चित्र हम देखें तो इसे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो हम लैंप उपयोग करते हैं उसकी संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और जो इसका परावर्तक है उसे थोड़ा सा कर्व्ड बनाया गया है ऊपर की ओर, और इसमें भी प्रकाश जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में जो लैंप उपयोग किए जाते हैं उनमें से उनका 60 से 90% भाग सीधे नीचे की ओर जाता है तथा इस विधि का उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कमरों में किया जाता है। अगला जो प्रकार है वह है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इसमें जो हम परावर्तक उपयोग करते हैं वह अर्धगोलाकार होगा और जो उल्टा लगा हुआ है जिससे प्रकाश जो है वो पूरा ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस व्यवस्था में 90% प्रकाश जो है वो छत की ओर जाता है और वहां से परावर्तित होकर हमें नीचे की ओर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसका उपयोग सिनेमा हॉल, ड्रेसिंग हॉल तथा सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है। अगली जो प्रदीप्ति व्यवस्था है वह है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। जैसा कि चित्र में देख के समझ में आ रहा है कि इसका जो परावर्तक है वह अलग इसकी संरचना बनाई गई है, जिसमें से आधा जो कुछ हिस्सा प्रकाश का जो है वह सीधे छत की ओर जा रहा है और कुछ हिस्सा किनारों से होता हुआ कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो इसमें से जो ये लैंप होते हैं अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में 60 से 90
परसेंट प्रकाश सीधे छत की ओर जाता है, वहां से परावर्तित होकर हमें नीचे प्राप्त होता है। इनमें जो परावर्तक लगाए जाते हैं वो अपारदर्शी तथा अर्धगोलाकार आकार के होते हैं, जो कि चित्र में देख के हमें समझ में आ रहा है। इसके बाद जो प्रदीप्ति व्यवस्था होती है वह कहलाती है सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। इसमें जो हमारा लैंप होता है, जो वो उसका जो कांच का आवरण होता है वो पूर्ण गोलाकार या वृत्ताकार होता है, और उसके चारों ओर से जो प्रकाश निकलता है वो चारों ओर से निकलता है। और इस तरह के लैंप या इस तरह की प्रदीप्ति व्यवस्था का उपयोग हम घरों के मुख्य द्वार, उद्यान, सजावटी कार्यों में करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे प्रकाश के बारे में हमने समझा, प्रदीप्ति के बारे में समझा, प्रदीप्ति से संबंधित कुछ पद देखे और प्रदीप्ति के नियम देखे, प्रकाश व्यवस्थाएं देखी हैं। बस इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न जो है वह है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है बल्ब के ऊपर V आकार का परावर्तक लगाया जाता है। बी 90% प्रकाश उपयोग हेतु तल तक पहुंचता है। सी 10% प्रकाश इधर उधर बिखरता है। डी सभी। तो इसका आंसर है डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में, ऑप्शन बी कम ऊंचाई वाले कक्षों में, ऑप्शन सी सड़क पे, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा हॉल में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश व्यवस्था है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व्यवस्था, ऑप्शन बी अर्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष व्यवस्था, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अप्रत्यक्ष व्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक गर्म करने पर डैश 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 उत्सर्जित करने लगता है। तो ऑप्शन ए है ऊष्मीय तरंगे, ऑप्शन बी प्रकाश किरणें, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक जब हम किसी प्रकाश को गर्म करते हैं तो वह ऊष्मीय तरंगे और प्रकाश किरणें दोनों उत्सर्जित करने लगता है। अतः इसका आंसर है डी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है ऊष्मक तंतु बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का गलनांक डैश 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पदार्थ का जो ऊष्मक तंतु बनाया जाता है उसका गलनांक सदैव उच्च होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन, बी कैंडल पावर, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन तथा कैंडल पावर दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवपात गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए 1.6, ऑप्शन बी 1.3 से 1.9, ऑप्शन सी 1.4 से 1.6, ऑप्शन डी 1.2 से 1.4। तो इसका सही आंसर है अवपात गुणांक का मान होता है 1.2 से 1.4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिला इकाई है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी चमकदार प्रवाह, ऑप्शन सी चमकदार तीव्रता, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो जो कैंडिला है वह इकाई होती है प्रदीप्ति तीव्रता की, उसे ही हम कहते हैं चमकदार तीव्रता। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 ग्राम प्रति सेकंड की दर से जलने वाली मोमबत्ती को मानक मोमबत्ती कहते हैं। ऑप्शन है 8.9, बी ऑप्शन 7.776, ऑप्शन सी 9.5, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर है बी 7.776। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान ऊंचाई अनुपात निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत को तल से उपयुक्त ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन बी प्रकाश स्रोतों को संख्या
प्रकाशित तल के क्षेत्रफल के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थान ऊंचाई अनुपात निर्भर करता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।